चौथी सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समास। जी हाँ, समास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा और बताया जाएगा किस प्रकार से समास के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं और कौन से समास को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। जी हाँ, सबसे पहले कौन सा समास करना है। जी हाँ, बता देता हूँ। आज की वीडियो अगर आपने पूरी नहीं देखी तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं गलती जरूर करोगे, क्योंकि कई स्टूडेंट कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में गलती करके आते हैं और वही गलती उनके लिए भारी पड़ जाती है। जी हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखें जिसमें आप लोगों को पता चल सके कौन कौन से समास को आप लोगों को सबसे पहले करना है और कौन से समास आपको बाद में करना है। जी हाँ, 4 समास पूछे जाते हैं, किन्हीं 2 समासों के बारे में आप लोगों को उत्तर में लिखना होता है, इसलिए 2 समास वही लिखें जिन पर कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा हो। जी हाँ, कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में जिन पर बच्चा जो स्टूडेंट तैयारी करके पहुंचता है एग्जामिनेशन हॉल में और कंफ्यूज हो जाता है कि इस समास में कौन सा समास प्रयोग में लाया गया है और गलत उत्तर लगा के चला आता है और उसका प्रश्न गलत हो जाता है, जबकि तैयारी उसने बिल्कुल सही की थी, आंसर उसने बिल्कुल सही लिखा था, लेकिन कहीं कहीं गलत हो जाता है क्योंकि कभी कभी कुछ समासों को 2 समास के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को ये जानकारी करना है कि कौन से पहले समास को आपको लिखना है और कौन कौन से समास को आपको बिल्कुल भी छूने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में 4 समास आते हैं और किन्हीं चारों में से कोई 2 समास करना होता है, इसलिए उन्हीं 2 समासों को हल करें जो एकदम सही हो, सटीक हो, बिल्कुल भी कमी या गलती उसमें ना हुई हो। जी हाँ, कौन कौन से समास पहले करने हैं, कौन कौन से बाद में करने हैं, इसी के लिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को लाइव बुलाया गया है तैयारी के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं शुरुआत की जितनी भी वीडियो अभी तक आई हैं आप लोग एक्टिव होकर देख रहे होंगे। और ध्यान रहे कॉपी में ज़रूर लिखें, अगर कॉपी में नहीं लिख रहे हो तो समस्या है। जी हाँ, समस्या है। उस वक्त ये समस्या पता चलेगी जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे और ऐसे क्वेश्चन जो इस वीडियो में दिए गए हैं वही क्वेश्चंस रिपीट होकर आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। उस समय आप याद करोगे कि यूबीएंस क्लासेस के द्वारा आप लोगों को तैयारी कराई जा रही थी, लेकिन एक्टिव रूप से आप लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, जिसकी वजह से आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, तैयारी करते चलिए, एक एक क्वेश्चंस के बारे में मैं समझाता चलूँगा, हर एक कमियां मैं गिनाता चलूँगा, बशर्ते आप लोगों को लाइव एक्टिव होकर एंड तक वीडियो देखनी है। मन में विश्वास अगर मजबूत है तो 90 पार की उम्मीद बिल्कुल आपकी एकदम सही है, सटीक है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अब की बार जो 90% का संकल्प है वो बिल्कुल आप लोग पूरा करें और आगे कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाएं। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज की इस वीडियो को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है समास विग्रह का। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना। कई बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन हल्के से बदल जाते हैं और स्टूडेंट सिर्फ क्या करता है, समास का नाम बताता है और समास विग्रह बिल्कुल नहीं करता, जो कि अपने आप में गलत है। अगर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी बताइए, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग गलती बिल्कुल नहीं करोगे, समास विग्रह के साथ समास का नाम भी लिखोगे। इसलिए ध्यान रखना है आप लोगों को। कई स्टूडेंट इस प्रश्न में गलती करके आते हैं, सिर्फ समास लिख के चले आते हैं और समास विग्रह नहीं करते, जो कि अपने आप में गलत माना जाता है। इसके लिए उनको आधे अंक दिए जाते हैं, आधे अंक काट लिए जाते हैं, क्योंकि समास विग्रह भी पूछा जाता है और समास का नाम भी पूछा जाता है। कभी कभी सिर्फ समास लिखने के लिए आता है और हमेशा ज़्यादातर समास विग्रह के साथ समास का नाम लिख के आता है। इसलिए ध्यान से जरूर क्वेश्चन सीखें, जरूर क्वेश्चन पढ़ें, जिससे आप लोगों के उत्तर गलत ना हो सकें। तो कैसे करना है, सबसे पहले समास को समझ लेते हैं। जी हाँ, आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो समास शामिल किए गए हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं। तो कौन कौन से समास को शामिल किया गया है तो उनको पहले समझते हैं। तो कौन कौन से समास पहले पढ़ने हैं, तो द्वंद्व समास सबसे
पहले पढ़ना है। जी हाँ, अगर कितने भी समास आपके बोर्ड के एग्जाम में क्यों ना पूछे जाएं, सबसे पहले आप लोगों को द्वंद्व समास का एग्जाम्पल लिखना है। जी हाँ, द्वंद्व समास सबसे इजी समास है। उसका जो भी उदाहरण आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में होगा सबसे इजी होगा, आसान होगा। इसलिए प्रयास करें सबसे पहले द्वंद्व समास को लिखने का। जी हाँ, द्वंद्व समास। दूसरा, द्विगु समास को लिखें। उसके बाद कर्मधारय और अंततः अंतिम में बहुव्रीहि समास लिखें। अगर दो समास आपको नहीं आ रहे हैं तब कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के उदाहरण को देखें और लिखें, लेकिन सबसे पहले प्रयास ये करें जो भी उदाहरण दिए गए हों, द्वंद्व समास कोई ना कोई एक एग्जाम्पल जरूर आता है, इसलिए द्वंद्व समास पहले करें, उसके बाद द्विगु समास करें, उसके बाद ही कर्मधारय और बहुव्रीहि को देखें। जी हाँ, बहुव्रीहि और कर्मधारय समास के जो भी उदाहरण आए हों उनको पहले मत लिखें। अगर आप लेकिन ये कर दिया तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका उत्तर गलत हो जाए, कई बार हुआ भी है। इसलिए ये प्रश्न बन जाता है कि स्टूडेंट हमेशा कोशिश करें द्वंद्व समास द्विगु समास के उदाहरण को ही पहले हल करने का प्रयास करें। चलिए समास पढ़ लेते हैं, होता क्या है समास विग्रह, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जो भी आपके कोर्स में शामिल किए गए उनमें एक एक समास का मैं परिभाषा सिखा देता हूँ आप लोगों को, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर बोर्ड के एग्जाम में परिभाषा भी आ जाती है तो आप लोग परिभाषा जरूर लिख के आओगे। चलिए, पहली परिभाषा जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो द्वंद्व समास की है। कई बार स्टूडेंट गलत लिख के आते हैं द्वंद्व समास। जी हाँ, कई बार स्टूडेंट द्वंद्व समास गलत लिखते हैं, इसलिए अपनी कॉपी में द्वंद्व समास लिखने का प्रयास कीजिए और अपनी अपने जो पाठ्यक्रम वाली जो वस्तु है, पाठ्य वस्तु आप लोगों की जो है, पाठ्यक्रम वाली जो वस्तु है, जो किताब आप लोगों की चल रही है, उसमें द्वंद्व समास की स्पेलिंग जरूर मिलाएं। हो सकता है आप भी गलत लिखते आए हों। जी हाँ, अभी से ये स्पेलिंग सुधार लें जिससे आप लोगों के अंक आगे न कटें। तो सबसे पहला समास द्वंद्व समास, जिसका मतलब होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं द्वंद्व समास की परिभाषा। जी हाँ, द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं अथवा प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह या तो जुड़ा मिलेगा या लुप्त मिलेगा, जिसका अर्थ और एवं होता है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, दोनों पद समान होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं और ध्यान रहे बीच में योजक चिन्ह जरूर जुड़ा होता है अथवा लुप्त जब कभी हो जाएगा तो उसके स्थान पर जब आप उसका विग्रह करोगे तो उसके लिए और अथवा एवं शब्द जरूर आएगा। इसलिए ध्यान दें, उसी समास को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं जिसमें योजक चिन्ह जुड़ा होता है। जी हाँ, योजक चिन्ह जुड़ा होता है जो बताता है किसी वस्तु के योग को, जोड़ को बताता है। दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद समान होते हैं। जैसे माता योजक चिन्ह लगा के पिता लिखा होता है, बिल्कुल इसी तरह से जय पराजय लिखा होता है, बिल्कुल इसी तरह से ही दिन योजक चिन्ह के साथ रात लिखा होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस के एग्जाम्पल आप लोगों के आज की इस वीडियो में दिए होंगे। सबसे पहले आप लोग सारी परिभाषाएं समझ लो। द्वंद्व समास समझ में आ गया, दोनों पद समान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह का लुप्त या तो योजक चिन्ह जुड़ा होगा या कभी कभी लुप्त हो जाता है। बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर जो उदाहरण होते हैं उसमें योजक चिन्ह जुड़ा होता है, इसलिए जिसमें भी योजक चिन्ह जुड़ा मिल जाए प्रयास करें द्वंद्व समास का ही उदाहरण वो होता है। ज़्यादातर बोर्ड में जो भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं उसमें योजक चिन्ह बीच में योजना वाला जो चिन्ह होता है जो दो शब्दों को जोड़ने का प्रयास करता है उस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। इसी तरह के एग्जाम्पल अगर मिल रहे हैं तो सबसे पहले इसी को हल करें, लेकिन द्वंद्व समास लिखना आना चाहिए। चलिए दूसरा समास बढ़ा देता हूं, द्विगु समास बता देता हूं, जिस समास का पहला पद पूर्व पद जिसको प्रधान पद बोलते हैं वो संख्यावाची हो। जी हाँ, जो भी पहला शब्द हो, पूर्व पद जो भी हो, प्रधान पद जो भी हो, वो संख्यावाची होता है, उसे ही हम लोग द्विगु समास कहते हैं। तो पूर्व पद हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को, संख्यावाची हो सकता है, सॉरी प्रधान नहीं हो सकता, संख्यावाची होता है, संख्या बदलते रहते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद प्रथम पद संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास जरूर होता है। इसलिए ध्यान दें, किसी भी उदाहरण में जैसे चौराहा है, पंजाब है या फिर त्रिपला है, नवरात्र है, ये सारे उदाहरण जिसमें पहला पद जो पूर्व पद है वो संख्यावाची शब्द है, इसलिए
कोशिश करें ऐसे शब्दों में द्विगु समास होता है बशर्ते वो किसी तीसरे शब्द की ओर इंगित ना कर रहा हो, जैसे दशानन, क्योंकि हमको पता है दशानन शब्द में शुरुआत का जो पूर्व प्रधान पद होता है उसमें क्या है, संख्यावाची शब्द आ रहा है, लेकिन ये तीसरे अर्थ की तरफ इंगित करता है, मतलब रावण को इंगित करता है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास नहीं हो सकता। इसलिए द्वंद्व समास का एग्जाम्पल सबसे पहले लगाएं, द्विगु समास को सबसे पहले देखें, उसके बाद कर्मधारय समास मैं बता देता हूं, उसकी परिभाषा सिखा देता हूं, जिसका पहला पद, जी हां, पहला पद पूर्व पद जैसे ही शुरुआत होती है उसी पद जो कि विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है, अर्थात पहला पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है विशेषण विशेष शब्द से आप लोग आसानी से पहचान सकते हो। जैसे नील गाय, तो नीला शब्द यहाँ पर आया है जो विशेषता बताता है, विशेष से यहाँ पर गाय है, गाय की विशेषता बताता है, तो कैसी गाय है, नीली गाय है, तो नील गाय एक उदाहरण होता है कर्मधारय समास का। इसलिए ध्यान दें, जिसका पहला पद पूर्व पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, तब वहाँ पर कौन सा समास होता है, जी हाँ, कर्मधारय समास वही होता है जहाँ पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, तब आप आसानी से बता सकते हो। आखिरी समास जो आपके कोर्स में शामिल है जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। कई बार स्टूडेंट बहुव्रीहि नहीं लिख पाते जिसकी वजह से उनके अंक कम हो जाते हैं, तो बहुव्रीहि लिखने के प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिसमें आप लोग बहुव्रीहि जब भी लिख के आएँ अपने पेपर में, अपनी उत्तर पुस्तिका में, तो आपके अंक कम ना हो। बहुव्रीहि समास 90% स्टूडेंट गलत लिख के आते हैं, इसलिए मैं आपसे पहले से ही आप लोगों को चेतावनी देता हूं कि बहुव्रीहि शब्द जो कि आप लोग गलत ना लिख सको, इसकी तैयारी पहले से कर लो। इसलिए लिखो ज़रूर, आंसर ज़रूर लिखो, पेपर में ज़रूर लिखो और सेंड कर दें व्हाट्सएप नंबर पे। जी हाँ, बहुव्रीहि समास होता क्या है पहले बता देता हूँ, इसकी परिभाषा सुना देता हूँ। ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जी हाँ, यही समास ऐसा होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं। जी हाँ, तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं उसके अर्थ को। जी हाँ, यहाँ पर न पहला पद प्रधान होगा न अंतिम पद प्रधान होगा, यहाँ पर दोनों पद जुड़कर एक न एक कोई तीसरा अर्थ की तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं, किसी तीसरी वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, इंगित करते हैं। वही समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। जी हाँ, जैसे अभी बात की गई थी दशानन की। ठीक समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। दशानन का मतलब होता है रावण से, तो रावण, या फिर आप लोग ऐसे समझ लें जहाँ पर पर्यायवाची शब्द ज़्यादातर दिए होते हैं वो बहुव्रीहि समास के ही उदाहरण होते हैं। इसलिए प्रयास करें उत्तर पुस्तिकाओं में बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आप लोगों को हल करना है। दो ही समास पूछे जाते हैं, पहले द्वंद्व समास लिखें, द्विगु समास बताएं। अगर द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं दिया गया है बोर्ड के एग्जाम के पेपर में जो आप लोग दे रहे हैं, तो कोई प्रयास कीजिए, दूसरा प्रयास कीजिए, द्विगु समास का उदाहरण तो जरूर आया होगा। अगर द्विगु समास का भी उदाहरण न मिले तब कर्मधारय और बहुव्रीहि में जाएं, अन्यथा बिल्कुल प्रयास मत करें। बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में बिल्कुल जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उत्तर एकदम सटीक आता है बहुव्रीहि और कर्मधारय से तब ही लगाएं, अन्यथा बिल्कुल प्रयास मत करें। द्वंद्व समास और द्विगु समास के ही उदाहरण को हल करें। जी हाँ, समझ में आ गया। चलिए, ये सारी परिभाषाएं तो समझ में आ गई। अब कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं जिसका विग्रह आप लोगों को साथ में करना है। विग्रह का मतलब क्या होता है बता देता हूं। जैसे आप लोगों ने अभी सुना था, यहाँ पर बात की गई थी दशानन शब्द की, तो दशानन शब्द का जब विग्रह करेंगे तो किस प्रकार से विग्रह करते हैं बहुव्रीहि समास में, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से बहुव्रीहि के जितने भी उदाहरण होते हैं उसमें आप लोगों को अर्थात जरूर लगाना है, अर्थात के साथ ही अपने शब्द को अंत करें। कैसे करना है, जैसे दशानन शब्द आता है तो उसका विग्रह क्या करना है, 10 हैं आनन जिसके अर्थात 10 हैं सिर जिसके अर्थात रावण की बात हो रही है, अतः यहाँ पर समास का नाम क्या आएगा, बहुव्रीहि समास आएगा। बिल्कुल इसी तरह से विग्रह करते हुए आप लोगों को समास का नाम बताना है। तो पहला जो शब्द आपके इस वीडियो में रखा गया है, पहला है शुभ कर्म। जी हाँ, शुभ कर्म में कौन सा समास है ये बाद में लिखना है, पहले तो शुभ कर्म का विग्रह कीजिए। चलिए पहला मैं बता देता हूं, कर्म कैसा हो, शुभ हो, उसे ही बोलते हैं शुभ कर्म। तो शुभ कार्य
जिसे हम लोग बोलते हैं शुभ कर्म, शुभ कर्म को ही यहाँ पर बोलते हैं विग्रह। समझ में आ गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर कर्म कोई कार्य कोई विशेषता बताई जा रही है जो कि शुभ है तो यहाँ पर समास का नाम बताइएगा। उसके बाद महात्मा शब्द दिया गया है, महान है जिसकी आत्मा, समास का नाम बताइए। विग्रह मैंने बता दिए हैं 2 के, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ बाकी सारे अपने पास से आप लोग प्रयास करते चलोगे। जी हाँ, प्रयास करते चलिए, कहीं कुछ कमी होती है, कहीं कोई गलती होती है, मैं बताता चलूंगा, समझाता चलूंगा, हर एक कमियां आपकी बताता चलूंगा। जी हाँ, अगला प्रश्न तीसरा है, जल योजक चिन्ह के साथ थल लगा है, इसलिए ध्यान जरूर दें। अगर योजक चिन्ह के साथ कोई शब्द दिया गया है तो वहां पर एक ही समास होता है और ये बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए उत्तर सही लिखें, स्पेलिंग बिल्कुल सही होगी तभी आपका उत्तर सही माना जाएगा। इसलिए अपनी गलती स्पेलिंग में बिल्कुल मत करके आएँ, ध्यान से प्रैक्टिस कर लें, ये मेरी आप लोगों से निवेदन है। बिल्कुल आप लोग तैयारी जब अच्छे से कर रहे हैं तो स्पेलिंग बिल्कुल मिस्टेक ना करें। चलिए, जल योजक चिन्ह के साथ थल लगा है, दोनों ही शब्द प्रधान अपने आप में जुड़े हुए हैं और शब्द एवं की तरफ इशारा करते हैं, इसलिए आप लोगों को याद होगा जल और थल। यहाँ पर विग्रह है जल और थल, और समास का नाम आप लोगों को ज्ञात होगा। अगला है देव आलय। जी हाँ, अगला शब्द है देव आलय, इसका विग्रह करेंगे, उसके बाद समास का नाम लिखेंगे। अगला है पंच पल्लव, इसका विग्रह करने के बाद ही समास का नाम लिखें, अन्यथा ध्यान रखना सिर्फ समास लेके आएंगे आधे अंक चले जाएंगे। विग्रह करना अनिवार्य है, क्योंकि कई बार बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न इसी तरह से आता है, सबसे पहले विग्रह पूछता है, उसके बाद ही समास का नाम पूछता है, लेकिन कहीं कहीं समास का नाम ही सिर्फ पूछता है। अगर सिर्फ समास का नाम पूछ रहा है, विग्रह करने के लिए नहीं पूछ रहा है, तब तो विग्रह नहीं करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरह से आया है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी बताइए, तब तो आपको लिखना ही पड़ेगा, विग्रह करना ही पड़ेगा, इसलिए ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6, सतपुरुष। जी हाँ, सत्य बोलने वाले पुरुषों को ही सतपुरुष कहते हैं, तो यहाँ पर विग्रह करिए, उसके बाद समास का नाम बताइए, उसके बाद पवन पुत्र। कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं पवन पुत्र में, तो पवन पुत्र का मतलब पुत्र किसका है, पवन पुत्र है तो पुत्र पवन का है। ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी की भी बात हो रही है और साथ में ऐसा पुत्र जो किसका हो, पवन का हो, इसलिए यहाँ पर 2 चीज़ें आ रही हैं, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए अगर आप लोग तीसरे की शब्द इशारा कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुव्रीहि लिख सकते हैं, आपका उत्तर नहीं कटेगा। लेकिन अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी हल ना करें, आपका उत्तर गलत हो सकता है। जी हाँ, पवन पुत्र में 2 समास आ रहे हैं, इसलिए ध्यान जरूर दें। तो पुत्र पवन का है, इसलिए ये भी समझना है आप लोगों को, ठीक है, ध्यान देना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, जय योजक चिन्ह के साथ पराजय शब्द जुड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा, योजक चिन्ह वाले समस्त जो समास होते हैं उनके लिए क्या लगाना है आप लोगों को ज्ञात होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में भी कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, हानि योजक चिन्ह के साथ लाभ लिखा है, इसलिए ध्यान से उत्तर लिखें। जी हाँ, दोनों ही अपने आप में प्रधान है, इसलिए ध्यान दें, दोनों ही शब्दों का जो योजक चिन्ह के साथ प्रयोग हुआ है, यहाँ पर और एवं की परिभाषा बताई जा रही है, हानि और लाभ। तो हाँ, विग्रह आसान है और इसका समास भी आसान है। अगला है लंबोदर। जी हाँ, लंबा है उदर जिसका, तो उसे बोलते हैं लंबोदर। तो आपको ज्ञात होगा यहाँ पर तीसरी जो अर्थ है या तीसरा जो पुरुष है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर समास जो होगा आप लोगों को ज्ञात होगा कौन सा समास होगा। अगला प्रश्न नीलांबर है। नीलांबर में अंबर किसका कैसा है, नीला अंबर है, यहाँ पर विशेषण विशेष की बात की जा रही है, नीला है अंबर जिसका, और अंबर मतलब होता है वस्त्र, तो नीला है वस्त्र जिसका। उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समास का नाम लिखना है, ये जरूर लिखते चलें। अगला है प्रश्न संख्या 12। आज के इस प्रश्न में 12वां सवाल सप्ताह से संबंधित है, तो 7 की बात हो रही है, सप्ताह की बात हो रही है, 7 दिनों के युगों की बात हो रही है, 7 दिन के योग की बात हो रही है, सप्ताह की बात हो रही है, तो समास ज्ञात होगा। चौराहा, चौराहा में वही समास होगा जो सप्ताह में होगा, 7 दिनों वाले में होगा। चौराहा में 4 राहों का जो समूह होता है उसे हम लोग चौराहा बोलते हैं। विग्रह करना तो आसान है, लेकिन समास का नाम भी बताना है, इसलिए समझते चलें। अन्न जल। जी हाँ, अन्न जल, कभी कभी योजक चिन्ह लुप्त होता है, कभी कभी योजक चिन्ह दिया होता है, बोर्ड में ऐसे भी प्रश्न आए हुए हैं, तो ध्यान दें, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, उत्तर जिसमें सबसे ज़्यादा क्लियर हो वही उत्तर लिखें, अन्यथा प्रयास बिल्कुल मत करें। अन्न जल में अगर आप लोग लिख पा रहे हैं कौन सा समास है तो अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है। तो अन्न जल में सबसे पहले आप लोग इसका विग्रह करें, उसके बाद ही समास लिखें। अगला है प्रश्न संख्या 15, चक्र पाणी। तो चक्र पाणी किसके हाथ में, पाणी मतलब हस्त मतलब हाथ होता है, तो किसके हाथ में चक्र विराजमान है, किसके हाथ में
चक्र है तो आपको याद होगा सुदर्शन चक्र एक ही भगवान के हाथ में होता है, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में। तो चक्रपाण आप लोग समझ गए। तो चक्रपाण की बात की जा रही है, यहाँ पर तीसरे वस्तु की तरफ या तीसरे अर्थ की तरफ इशारा किया जा रहा है, इसलिए समास बहुव्रीहि होगा। अगला है नील कमल, अर्थात कमल कैसा है, नीला है, तो नील कमल कौन सा समास होगा, नीला है कमल। जी हाँ, विशेषण विशेष शब्द मिल गया है, इसलिए ध्यान से उत्तर लिखें। अगला है पीतांबर, अर्थात पीला है अंबर जिसका, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात हो सकता है किसी तीसरे वस्तु की तरफ इशारा हो सकता है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को बोर्ड में बिल्कुल ना करें क्योंकि यहाँ पर दो समास आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से उत्तर लिखें। तो पीला है वस्त्र जिसका, अलग अलग किताबों में अलग अलग समास दिए गए हैं, लेकिन बोर्ड में ऐसे प्रश्न बिल्कुल हल मत करें। आप लोग इस टेस्ट पेपर में हल कर सकते हैं, आपके दोनों उत्तर सही माने जाएंगे। अगला है पंचवटी, 5 वटों का समूह जिसको पंचवटी कहते हैं। क्या होगा, समास विग्रह कीजिए, उसके बाद समास लिखिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 में जो पूछा गया है जिसका नाम है दशानन। जी हाँ, दशानन तो आपको ज्ञात ही होगा। दशानन शब्द में पहला शब्द संख्यावाची है, इसलिए कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर द्विगु समास नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो भी शब्द दिया गया है वो किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करता है और यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। जी हाँ, अगला है महाकवि, मतलब कवि कैसा है, महान है, उसी महान कवि को यहाँ पर कवि कह रहे हैं, महाकवि कह रहे हैं, तो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी को भी बोलते हैं, ये आपको ज्ञात होगा। महाकवि सूरदास भी हैं, ये भी आपको पता होगा। तो महाकवि यहाँ महान शब्द से संबंधित है, इसलिए कवि की विशेषता बताई जा रही है महान शब्द से। जी हाँ, याद आ गया तो अच्छी बात है। श्वेतांबर, तो श्वेत है अंबर जिसका, श्वेत अंबर जिसका होता है उसे बोलते हैं श्वेतांबर। तो यहाँ पर किसी तीसरे शब्द की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा है, तब उस केस में उस समय कौन सा समास होगा, समास विग्रह के साथ ही समास करें, अन्यथा कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ जरूर ले। उसके बाद गजानन शब्द यहाँ पर दे दिया गया है, तो आप लोगों को याद आ रहा होगा अगला शब्द जो आ रहा है वो है गजानन। जी हाँ, आप लोगों को याद होगा गजाननम भूत गणाद सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जी हाँ, गजानन जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, किसी तीसरे अर्थ की तरफ इशारा करता है, ये आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है। उसके बाद प्रश्न संख्या 23 में दिन, योजक चिन्ह थोड़ा सा मिस हो गया था, बाद में मैंने लगाया है, तो दिन के साथ योजक चिन्ह के साथ रात शब्द का प्रयोग हुआ है, तो दिन और रात के यहाँ पर विग्रह किया जा रहा है, इसलिए समास कौन सा होगा ये आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 24 जिसमें विद्यालय के बारे में पूछा जा रहा है, तो विद्यालय तो विद्या का आलय है जिसका, जी हाँ, जहाँ पर विद्या मिलती है उसे विद्यालय बोलते हैं, तो विद्या के लिए बनाया गया स्थान उसको विद्यालय कहते हैं। समास विग्रह तो आसान है, समास बताना है आप लोगों को, आंसर क्या होगा ये जरूर बताएं। ये अंतिम प्रश्न था इस समास विग्रह वाले वीडियो का, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरी 24 तक क्वेश्चन जरूर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारे 24 के 24 आप लोग जरूर अपनी कॉपी में लिखोगे। आंसर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रयास करें भेजने का, जिससे मुझे पता चले कितने स्टूडेंट एक्टिव हैं आज के दिन और कितने डीएक्टिवेट हो गए हैं, कितने निराश हो चुके हैं अपनी तैयारी को लेकर। तो निराश बिल्कुल मत हो, अगर नहीं आ रहा है तो आपके पास अभी भी समय बहुत है। जी हाँ, तैयारी कर लें। यूबीएस क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को 100% की तैयारी कराई जाएगी, बशर्ते आप लोगों को ऑनलाइन आना पड़ेगा। अगर आप लोग घर बैठे तैयारी कर रहे हो तो आप लोग आएँ, प्रयास करें, अपने दोस्तों को अपने मित्रों को भी ऑनलाइन लाने का प्रयास करें, और यूबीएस क्लासेस की इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने समय दिया इतनी महत्वपूर्ण वीडियो को देखने का। जी हाँ, अगली वीडियो जस्ट आप लोगों को दिखाई जाएगी, तब तक आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो, लंच वगैरह नाश्ता वगैरह खाना जरूर खा लो, इसलिए तैयारी करनी है जोरदार, इसलिए नंबर भी पाने हैं जोरदार। चलिए आगे देखते हैं क्या है।